हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। आ, आज सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। और बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत चलता है। और इसमें जो है आपकी जो दिक्कतें हैं, आपकी जो परेशानियां हैं, जो भी दिक्कत हैं, और कैसे आपको बहुत अच्छे से जो है पढ़ाई भी करनी है, आपको अपना जो है आगे किस फील्ड में जाना चाहते हैं, ये सारी चीजें ही जनसंख्या शिक्षा में जो है बताई जाती हैं। बहुत ज्यादा जनसंख्या के होने से क्या क्या दिक्कतें होती हैं, या घरेलू कभी हिंसा, या घर में कैसा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने साथियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब जनसंख्या शिक्षा के हिस्से होते हैं। सब इसी में यही बात की जाती है। और मुझे नहीं पता कि आप लोग जनसंख्या शिक्षा के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें स्कूल से लेकर के और स्टेट और नेशनल तक बच्चे जाते हैं, उसमें आप लोग प्रतिभाग करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम यही वर्चुअल लैब से आप लोगों की बातचीत करवाएंगे कि कब हमारी प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, स्कूल से ब्लॉक लेवल पे और ब्लॉक से स्टेट लेवल पे। आपको वर्चुअल लैब के माध्यम से यहीं से हम बातचीत करेंगे नेक्स्ट टाइम में। मुझे इस चीज़ की कमी लगी थी कि हम आपसे इस संदर्भ में बात नहीं कर सके। और आज जो है हमारे बीच में डॉक्टर अर्चना ओझा आई हुई हैं हेल्थ मिशन से। और आपको बताएंगे, जेंडर समानता के बारे में बातचीत करेंगे कि आपके साथ भी क्या कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं विद्यालय में, या घर में कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है आपको लड़की होते हुए, ठीक है, या लड़कों की भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो मैडम आज जो है ओझा मैडम बात करेंगी आपसे जेंडर समानता के बारे में। तो स्वागत है ओझा मैडम का। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मैं आज हज़ारों बच्चे जो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं, मैं देख रही हूँ कि बच्चियाँ ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, तो उन सबका स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर अर्चना ओझा हूँ और मैं नेशनल हेल्थ मिशन में इस समय कार्यरत हूँ। अदरवाइज मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने एमबीबीएस किया हुआ है, उसके बाद मैंने फिजियोलॉजी में एमडी किया हुआ है। तो लेकिन इस समय क्योंकि मैं एक सरकारी संस्था में हूँ, इस समय मैं उसी के एक हिस्से में एनएचएम में काम कर रही हूँ। नेशनल हेल्थ मिशन कहलाता है। तो हम अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स चलाते हैं जो मोस्टली प्रिवेंटिव होते हैं। हम ये चाहते हैं कि इससे कि हम बीमारियों का इलाज ना करें बल्कि उनको होने ही ना दें। तो इस तरह के कई सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो नेशनल हेल्थ मिशन चलाता है, सहयोग के साथ। स्वास्थ्य जो हमारा निदेशालय है उसके साथ हम मिल करके ये काम करते हैं। और उसके तहत एक प्रोग्राम हमारा चलता है, उसका नाम होता है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये एक किशोरों से संबंधित एक अलग से कार्यक्रम इसलिए चलाया गया कि देखा गया कि किशोरों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल अलग किस्म की दिक्कतें वो फेस करते हैं। और कई सारी चीज़ें अगर उनको पहले से ही पता हो उनके बारे में, तो वो कई सारी चीज़ों को फॉलो करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। और उसी में से एक चीज़ जो है वो है जेंडर वायलेंस, इंजरीज और उसी से संबंधित जेंडर इनइक्वालिटी और जेंडर इक्वालिटी जिसका हम सब लोगों को सामना करना पड़ता है। आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में शायद ज़्यादा करना पड़ता हो। स्कूल में जब आप सब लोग एक साथ रहते हो, कई लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं आपकी बातों पे। और इसी चीज़ का सामना हर जगह हर महिला, कई बार पुरुषों को भी करना पड़ता है, अपने अपने या तो वर्क प्लेस पे या अपने इवन घरों में। तो ये एक ऐसी आम चीज़ है जो सब जगह जिसका प्रेवलेंस है। कहीं पे ऐसी चीज़ नहीं होगी जहाँ पे हम लोगों का जेंडर, जहाँ पे होगा, जहाँ पे दो जेंडर होंगे वहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और क्या क्या वो प्रॉब्लम है और क्या हमने करना चाहिए कि वो सारी चीज़ें कम हो सकें। कहाँ से ये आया जेंडर इनइक्वालिटी, ये सब आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके कोई सवाल होंगे, अगर आप कुछ अपनी तरफ से बताना चाहते हैं, बता सकते हैं ना? हाँ, तो आप भी हाथ खड़ा करके इसके बारे में बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, जेंडर
इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी की आज हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे समाज में इनइक्वालिटी बहुत है और हम चाहते हैं कि वो कम हो। पूरी तरह से हम इसको कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन हम लोगों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए और कोशिश निरंतर करनी चाहिए। कितना भी हमें मुश्किलें आती रहें, वो आपने अपना काम अच्छी तरीके से सत्यनिष्ठा से करते रहना चाहिए। तो यहाँ भी ये बात आती है कि हम क्यों करें, नहीं करते रहना चाहिए, तभी एक समान और इक्वल सोसाइटी हम बना पाएंगे। और आप ही के हाथ में है ये सोसाइटी, अब आगे इसको चलाना, आगे इसमें जो अच्छी अच्छी चीजें आप कर सकते हो वो आप करोगे, तभी हमारी सोसाइटी जो है वो ज्यादा अच्छी बन सकेगी। सो जेंडर इनइक्वालिटी आई कहाँ से? पहले अगर हम बहुत पुराने समाज देखें और अभी भी अगर हम देखते हैं कुछ ट्राइब्स, कहाँ से इनइक्वालिटी आई कहाँ से? अगर हम पुराने समाज देखेंगे तो वहां पे इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी हमें दिखाई नहीं देती है। हंटर गैदरर सोसाइटी थी, आदमी हंट करते थे, उनको औरतें भी मदद करती थी और औरतें अपना फल, जो वो बेरियां होती थी, बेर फल, ये सब कंदमूल इकट्ठे करती थी और बच्चे पालती थी। तो इस तरीके का समाज था। धीरे धीरे क्या हुआ, प्रॉस्पेरिटी आई। एक समय ऐसा आया जब लोगों ने फार्मिंग शुरू कर दी। आपने अपनी हिस्ट्री की बुक्स में सबने पढ़ा होगा। तो जैसे ही फार्मिंग शुरू हुई, एक्स्ट्रा अनाज आया, उसके साथ प्रॉपर्टी इकट्ठी हुई, तो यहाँ पर से एक इनइक्वालिटी शुरू हो गई। आदमी जो था वो हल चलाता था, ज्यादा फिजिकल वर्क करता था, और औरतें फिर उनका जो है औहदा जो है वो कम होने लगा। धीरे धीरे आदमी की पावर बढ़ने लगी और औरतों की पावर भी कम हुई, उसके साथ साथ उसके राइट्स भी कम होते गए। और धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन बन गई जिसमें सारे राइट्स जो थे वो आदमियों के पास आ गए और औरतों के पास जो थी वो बहुत ही कम राइट्स भी रह गए और असमानता बहुत हद तक बढ़ गई। और कई सालों, दशक बीत गए, सेंचुरीज बीत गई, मिलीनिया बीत गए, ये सिचुएशन ऐसी ही चलती रही। 1800 सदी में, अभी आज से अगर देखें 200-250 साल पहले ही जो है परिवर्तन आना शुरू हुआ, परिवर्तन समाज में आना शुरू हुआ और महिलाएं भी आगे आने लगी। उन्होंने भी कहा कि हमें भी राइट्स चाहिए, है ना, हमें भी राइट्स चाहिए, हमें वोटिंग राइट्स चाहिए, हमें पढ़ने का अधिकार चाहिए, उसके साथ साथ फिर काम का अधिकार चाहिए। और धीरे धीरे ये मूवमेंट जो है बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। और इसमें औरतें ही नहीं, आदमी भी शामिल हुए। जो आदमी इस तरह से शामिल हुए कि जब देखा गया कि औरतें पढ़ी लिखी होती हैं, औरतें अपने आप समाज में एक उनका ओहदा होता है, तो उससे सिर्फ औरतों को ही नहीं फायदा होता, उससे पूरे समाज को फायदा होता है। तो ये सारी चीजें देखी गई और धीरे धीरे वो लड़ाई आगे बढ़ी और औरतों को वोटिंग राइट्स भी मिले, स्कूल जाने का भी उन्होंने, उनको राइट मिला, उन्होंने राइट लिया अपना। इट्स नॉट जस्ट कि उनको मिल गया, उन्होंने अपना राइट जो मांगा और हक से मांगा और उनको वो राइट मिला और काम करने का भी राइट मिला। और एक चीज मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में भी जब ये राइट आया है ना, तो जैसे ही इंडिपेंडेंस आया उसके साथ साथ हमारे पास ये सारे राइट्स आए। तो जब से अगर देखें इंडिपेंडेंट इंडिया आया है तो हमारे समाज ने ये शुरू से इस बात को रखा है कि हम जो है एक जेंडर इक्वल समाज बनाएंगे। तो लेकिन अब इतने साल बीत गए हैं, 75 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन फिर भी कई जगह जो है अभी भी दिक्कतें आती हैं। आप लोगों को भी आती होंगी दिक्कतें, है ना? क्या दिक्कतें? आप खुद ही बता दीजिए, मैं खुद बता सकती हूँ कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। आप में से कोई उठ के बताना चाहेगा हाथ खड़ा करके? हाँ, जीआईसी पलद्वारी से कौन है? गुड मॉर्निंग मैम। आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम कुमारी इशिता है। ओ गुड, चलो इशिता बताओ अपनी बात। मैम, गर्ल्स को जो है घर के काम एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, जैसे
घर में जो घर का काम करना पड़ता है, जैसे बर्तन धोने हो गए। पढ़ाई के साथ साथ ज़्यादा जल्दी उठना भी पड़ता है, और उससे हमको पढ़ाई का टाइम कम मिलता है बॉयज़ से अच्छा, कम। चलो तो आपके घर में कितने लोग हैं? जो आपका कोई भाई बहन और भी हैं? भाई भी है? जी। जी। तो वो बड़ा नहीं भाई धोता है। बर्तन? बड़ा भाई नहीं धोता बर्तन? नहीं। हाँ, दिस इज तो जेंडर इनइक्वालिटी यहीं पे आती है। ये बात नहीं है कि आपको बर्तन धोने पड़ रहे हैं। बर्तन देखो, अगर आप किसी घर में रहते हो तो अपनी मदर फादर की मदद करना और घर में जो भी काम होते हैं उसमें अपना हाथ बटाना कोई बहुत खराब बात नहीं है। उसके लिए भी थोड़ा टाइम निकाल के वो सब आप कर सकते हो। आज मैं डॉक्टर हूँ, पढ़ाई की है मैंने इतने सालों से, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोगों ने अपने माँ बाप की थोड़ी बहुत मदद नहीं की हो, है ना। तो जितना हो सकता है वो आदमी को करना होता है। लेकिन अगर हाँ, ये है कि घर में लड़का भी है और लड़की भी है और लड़के से वो काम नहीं कराया जा रहा है और सारा काम जो है लड़की को करना पड़ रहा है, देन इट्स ए जेंडर इनइक्वालिटी। ये बात सही है। और इसमें ये होना चाहिए कि लड़का भी जो है वो उतनी ही मदद करे घर में जितनी लड़की कर रही है, क्योंकि दोनों स्कूल पढ़ रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, और जब आते हैं घर में, इवन हस्बैंड वाइफ जो काम कर रहे हैं वो घर में आकर के मदद करना आदमी की भी उतनी जिम्मेदारी बनती है, लड़के की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। तो आपने भी कभी इस बात को अपने माँ बाप के सामने रखा? नहीं। क्यों? आप कभी बात बड़ा भाई। करके? बड़ा भाई है, कितना बड़ा है? कॉलेज में कॉलेज पढ़ता है। तब भी कॉलेज में भी है, सो इट डज, उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका काम भाई भी है तो भी कर सकता है, क्योंकि हमारे घर में जब मैं बात करती हूँ तो हमारे घर में सिंपल था कि आधा काम मेरा भाई करता था, आधा काम मैं करती थी। वैसे ज्यादातर काम तो माँ बाप ही करते थे, लेकिन जो थोड़े बहुत काम हमें दिए जाते थे करने को उसमें आधा आधा बांटा जाता था। तो आप भी अपने घर में ये बात रख सकते हैं कि कॉलेज में भी पढ़ता है तो 15-20 मिनट आधा घंटा निकाल के वो ये काम कर सकता है। ये सब बाकी लोगों के लिए भी मैं कह रही हूँ। और आज मुझे यहाँ लड़कियां ज्यादा दिख रही हैं। आइडियल होता कि अगर लड़के भी उतना ही इसमें पार्टिसिपेट करते, क्योंकि जब तक लड़कों की ये बात समझ में नहीं आएगी या लड़के इसमें भागीदारी नहीं लेंगे, तब तक जेंडर इक्वालिटी की बात करने में हमें परेशानी होगी। हमें पूरी तरीके से, हम जब तक सारे अपने लड़कों को, आदमियों को इसमें सम्मिलित नहीं कर लेते हैं, तब तक हम लोगों के लिए जेंडर इक्वालिटी पूरी तरीके से तो हम उसको नहीं ला सकते हैं। अ, हमेशा कुछ ना कुछ पीछे छूटेगा, क्योंकि अगर आधे लोग काम उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होंगे तो पॉसिबल नहीं है कि कोई जेंडर इक्वालिटी की बात हो सके। सो थैंक यू वेरी मच। और कोई बता सकता है कि और किस तरीके की दिक्कतें आप लोगों को आती हैं जो जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है या इनइक्वालिटी से रिलेटेड है? हो सकता है किसी के घर में इक्वालिटी की बात बता सकता है कोई, वो उदाहरण दे सकता है कि उसके घर में या उसके स्कूल में किस तरीके से इक्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि इनइक्वालिटी पे। और कोई बताएगा? हेलो, गुड मॉर्निंग, नाम बताइए अपना। मैम ललिता। ललिता, वंडरफुल ललिता, बताओ। मैम मेरे को दोनों समान ही लगते हैं। हम्म, समान लगते हैं? मैं यस मैम। और आपके घर में कितने लोग हैं? मैम मैं और मेरा भाई। तो आप लोग दोनों मिलके काम करते हैं घर में या कोई भी नहीं करता? मैम करते हैं, दोनों मिलके करते हैं। क्या करते हैं बताइए। मैम जैसे मैं बर्तन धोती हूँ तो मैम वो उनको अंदर रखता है। हम्म। तो वो मैं कपड़े छोटा है धोती बड़ा है तो उनको। आपसे? मैम छोटा। छोटा है। अच्छा, चलो, और क्या क्या करता है मदद वो? कभी मैम स्कूल के काम में करता है, जैसे मैं कुछ सामान मंगाती हूँ तो लेके आता है।
हम्म। और मैम कभी मैं भी उसकी किसी क्वेश्चन में मदद कर देती हूँ। चलो वंडरफुल, क्लैप्स टू यू, और तुम्हारे भाई के लिए भी, दोनों के लिए, और तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी, सबके लिए। सो यस मैम। क्लैप एवरीवन, थैंक आप लोगों के लिए तालियां। थैंक यू ललिता। और बताओ, और कोई है? यू मैम। और कोई? चलिए, अभी हम लोग यहाँ जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो एक चीज जेंडर शब्द समझ लेते हैं। जेंडर का मतलब क्या होता है और सेक्स का मतलब क्या होता है? ये एक ही चीज होती है या ये दो अलग अलग चीजें हैं? बताएगा कोई? नाम बताओ यस अपना। मैम सानिया। नाम बताओ। तानिया, वंडरफुल, बहुत ही अच्छा नाम है। और बताइए, आप बताइए, व्हाट इज जेंडर? जेंडर क्या होता है और सेक्स क्या होता है? इसमें कोई दोनों एक ही चीज है या कुछ फर्क है उसमें? मैम जेंडर फीमेल में होता है, अच्छा, और? मेल में। मेल और फीमेल। और सेक्स क्या होता है? मैम ये भी एक ही होता है। तो जेंडर और सेक्स एक ही चीज होती है या अलग अलग है? तो दो शब्द क्यों हैं इसके लिए? मैम मतलब एक ही है और एक ही मतलब है। चलो, कोई कोई और इसके अलावा कुछ बोलना चाहेगा? इससे सहमत है या इसके विपरीत कोई सोचता है इसके बारे में? थैंक यू तान्या। एनीवन? बाकी और जगह से कोई कुछ बोलना चाहेगा जेंडर और सेक्स के बारे में? आज हम जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, इसका नाम है जेंडर इक्वालिटी टॉपिक का। तो जेंडर और सेक्स में क्या फर्क है या फर्क नहीं है, एक ही चीज है? मेरे ख्याल से अगर कोई कुछ बोल नहीं रहा है इसका मतलब सब सहमत हैं। लेकिन ये इसमें मैं असहमत होना चाहूंगी। जेंडर और सेक्स दो अलग अलग शब्द हैं और दो अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं। सेक्स का मतलब होता है बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ फीमेल और मेल। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका सेक्स देखा जाता है। सेक्स में या तो वो मेल होगा या फीमेल होगी, उसकी जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं उस पे डिपेंड करेगा। उसके आधार पे लड़की अलग होगी, लड़का अलग होगा, उनमें दिखने में थोड़ा फर्क होगा, फंक्शनैलिटी में फर्क होगा कि एक फीमेल होते हुए वो बच्चा पैदा कर सकती है, पाल सकती है, दूध पिला सकती है, और दूसरी तरफ से मेल है जिसमें ये चीजें नहीं होंगी। तो ये सेक्स के बारे में बात आती है, इसमें सिर्फ बायोलॉजिकल डेफिनेशन है। जहां जेंडर की बात आती है वो कल्चरल डेफिनेशन होता है, वो आपकी सोसाइटी का डेफिनेशन होता है। तो जेंडर के बारे में जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, बायोलॉजिकल इक्वालिटी तो नहीं हो सकती, फीमेल फीमेल है, मेल मेल है, लेकिन जेंडर की इक्वालिटी हो सकती है। जेंडर की इक्वालिटी क्या है? मतलब जो रोल्स हैं हर एक सोसाइटी में हम क्या प्ले कर सकते हैं वो बराबर हो सकते हैं, बराबर की उसके राइट्स हो सकते हैं, बराबर की हिस्सेदारी हो सकती है, उसको बराबर का प्रॉपर्टी में राइट हो सकता है, उसको बराबर की बाहर जाने के लिए राइट हो सकता है। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू जेंडर। मतलब एक सोसाइटल कॉन्स्ट्रक्ट है और एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर सकते हैं कि सोसाइटी जो हमारे ऊपर नॉर्म्स लगाती है वो बराबर होनी चाहिए, बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए और बराबर के रोल्स होने चाहिए, अपॉर्चुनिटी बराबर होनी चाहिए और रिस्पेक्ट बराबर मिलनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि फीमेल है तो वो सिर्फ घर का काम करेगी, मेल है तो वो ऑफिस जाएगा, वो ही काम करेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों को जिसमें ध्यान देना होता है। तो जेंडर और सेक्स, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजें हैं, ये आपको समझना होगा ताकि आप समझ पाए हम किस चीज की बात कर रहे हैं। जेंडर इक्वालिटी की इसीलिए बात करते हैं। अब इसमें लड़कों के लिए भी कुछ चीजें होती हैं जो सोशल कंस्ट्रक्ट है। अब लड़की खाना बनाएगी, ये कोई बायोलॉजी में तो लिखा नहीं है ना,
कि वो खाना बनाएगी, ये हमारी सोसाइटी ने डिसाइड किया है, तो वो ही क्यों खाना बनाएगी? हो सकता है लड़का भी खाना बनाए, हो सकता है वो और अच्छा खाना बनाए, है? अगर आप देखोगे बड़े बड़े जगहों में शेफ अच्छे खासे लड़के होते हैं, आदमी होते हैं, और बड़े बड़े नामी फेमस शेफ्स होते हैं, रसोइये, वो बहुत ही बड़े बड़े होटल्स में काम करते हैं, आदमी होते हैं। सो ऐसा नहीं है कि खाना एक ही कोई बना सकता है, लेकिन ये पहले माना जाता था कि ये जेंडर रोल है, तो दिस इज जेंडर रोल। लड़कों को आराम से घूमना फिरना, रात भर घूम सकते हैं क्योंकि वो लड़के हैं, ये कहीं नहीं लिखा है। दिस इज अगेन सोसाइटी का एक कंस्ट्रक्ट है, वो कोई बायोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन सोसाइटी ने इस तरह के नॉर्म्स बना रखे हैं, उनको अलाउ किया जाता है। लड़कियों की जल्दी से शादी कर दो, बच्चे पैदा करेगी, घर देखेगी, दिस इज ऑल्सो, ये क्या सोसाइटी डिसाइड करती है ना? तो दिस इज ऑल जेंडर रोल्स। आपके और क्या हो सकते हैं जेंडर रोल्स? लड़कों को खूब खेलने दिया जाता है, बड़े बड़े ऐसे स्पोर्ट्स करे जाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार दौड़ाते हैं, लेकिन लड़कियों को उतनी जल्दी लोग ये सब चीजें करने नहीं देते हैं, या पहले तो बिल्कुल नहीं करने देते थे। तो दिस इज ऑल जेंडर रोल्स आपके हैं, है ना? तो ये बायोलॉजी से इनका कोई रिलेशन नहीं है, इनका कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ जेंडर से रिलेटेड है। ये हमारी सोसाइटी ने बनाया है, हमारे समाज जो है वो इस चीज को रेगुलेट करता है, तो वो ही चीजें हम बदल सकते हैं। बायोलॉजी कोई नहीं बदल सकता, लेकिन सोसाइटी में जो रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और हमारे राइट्स हैं, उसके लिए हम लोग जो है इक्वल राइट्स रख सकते हैं, कर भी सकते हैं। और ये क्यों, मायने क्या है इसके, क्यों जेंडर जो है वो इक्वल, हम क्यों बातें करते हैं? अब एक सिंपल सी चीज होती है जहां पर जो हमारी हेल्थ से भी रिलेटेड है, बीइंग ए डॉक्टर मैं इस पे ज्यादा ध्यान दूंगी। अब घर में अगर सब लोग बैठे हुए हैं तो लास्ट में माँ खाएगी, सबको वो पहले खिलाएगी, पहले अपने बेटे को खिलाएगी, फिर बेटी को खिलाएगी, फिर लास्ट में खुद खाएगी। तो खाना अगर सीमित है तो उसको खाने में या तो कम खाना मिलेगा या उस क्वालिटी का खाना नहीं मिलेगा। अगर आप पनीर खा रहे हो तो ज्यादा पनीर के टुकड़े जो हैं वो लड़के को मिलेंगे, उसके पिता को मिलेंगे, और माँ और बेटी को कम मिलेंगे, थोड़ा सा वो जो बची हुई तरी होगी उसके साथ खाना पड़ेगा। सो खाना है, फल है, कोई भी चीज है, महिला को कम मिलते हैं। और अगर आप देखेंगे भी हमारे देश में 50% महिलाएं जो है वो एनीमिक हैं, खून की कमी है उनमें। मतलब आप लोगों में से भी हर दूसरा व्यक्ति जो होगा वो, उसको खून की कहीं ना कहीं कमी होगी। तो ये चीजें जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि जेंडर से अगर हम लोग इक्वालिटी नहीं रखते हैं तो हमारे पूरे समाज में महिलाओं में क्या खून की तक कमी होती है। और खून की कमी महिला में होगी तो क्या होगा, आगे क्या होगा? उसका बच्चा जो है वो भी एनीमिक होगा, वो भी उतना अच्छा पैदा नहीं होगा, क्योंकि वो उसके अंदर पोषण ही नहीं है। पोषण क्या देगी वो अपने बच्चे को? तो इस तरीके की चीजें से क्या होगा, पूरे समाज में फर्क पड़ेगा। क्यों? अगर बच्चा स्वस्थ नहीं पैदा होगा वो आगे भी बीमार पड़ता रहेगा, भले वो लड़का हो या लड़की हो। लड़के पे भी उतना ही इफेक्ट आएगा अगर उसकी माँ एनीमिक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मायने रखती हैं। दूसरा, अब लड़कों के लिए क्या होता है, ये माना जाता है लड़के बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना? तो उनके ज्यादा, उनकी प्रॉब्लम्स की कुछ परवाह नहीं करते हैं। कोई मेंटल स्ट्रेस है, आपको स्कूल में मेंटल स्ट्रेस है, लड़कियां आपस में बात कर लेंगी, मम्मी को बोल देंगी या कहीं चुपचाप रो लेंगी, लेकिन लड़के जो हैं किसी को नहीं खोलते, ना किसी को बताते हैं। और ये माना जाता है कि उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उनके अंदर भी क्या होता है, फिर दूसरी तरह की प्रॉब्लम होती है, एडिक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है या मेंटल स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीजें भी जो हैं वो मायने रखती हैं। तीसरा, कई बार लड़कियों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन की वजह से, ये अगर जेंडर इनइक्वालिटी है, अगर स्कूल में सारी सुविधाएं नहीं है, आपके साथ वालों को नहीं पता है, एक मजाक बनाया जा रहा है मेंस्ट्रुअल हाइजीन में, मेंस्ट्रुएशन का, तो क्या होगा कि स्कूल नहीं आएंगी बच्चियां,
या लड़कों को कह देंगे कि आप काम ज्यादा करो, उनको काम करने के लिए भेज देंगे क्योंकि वो माना जाता है कि वो उनको पैसे कमाने हैं, तो वो भी स्कूल से छोड़ा जा सकता है। तो ये सारी चीजों की दिक्कत आ सकती है ना। ये सारी चीजें जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से स्कूल ड्रॉप होगा, है ना, बीमार होंगे, इवन बच्चे जो पैदा होंगे वो भी कमजोर पैदा हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों पे भी इफेक्ट होता है। दूसरा, जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से, अब आप बताइए कि आप जहां आप भले ही स्कूल में पढ़ते हो, आपका पूरी तरीके से लड़कियां हैं, जीजीआईसी का स्कूल है, मैं देख रही हूँ, तो लड़कियां ही हैं मान लो, अलग पढ़ रही हैं, लेकिन क्या हरासमेंट नहीं होता आते चलते आते जाते, है ना। तो सेक्सुअल हरासमेंट भी हो सकता है। कई बार लोग तंग करते हैं, परेशान करते हैं। कोई ज्यादा पतला है तो उसको बहुत पतला बोलेंगे, मोटा है तो मोटा बोलेंगे, रंग अगर फेयर है नहीं है तो उस पर डिपेंड करेगा कि वो भी सारी चीजों के लिए आपको बुली किया जा सकता है या हरास किया जा सकता है या बोला जा सकता है कुछ, जो आपके स्ट्रेस बढ़ाता है और परेशानी क्रिएट करता है एक छोटे बच्चे पे या महिला पे या लड़की पे लड़के पे। तो अगर इक्वालिटी की बात होती है, अगर समाज में इक्वालिटी होती है, तो ये सारी चीजें बहुत कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि महिला को, लड़की को, औरत को एक आदमी के बराबर ही रिस्पेक्ट मिलती है। अगर रिस्पेक्ट नहीं मिलती है ओनली देन, तभी तो वो लोग आप छेड़खानी करते हैं या मजाक बनाते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं कि हम लोग आज इक्वालिटी की बात करें और अपने हक के लिए लड़ें, बोलें और लड़कों को भी इसमें सम्मिलित करें। कल आप लोग हो, आप बड़े होगे, यहाँ पे मान लो अगर लड़कियां ही बैठी हैं तो कल उनके बच्चे होंगे, आपके बच्चे होंगे, लड़के भी होंगे। तो आप क्या परवरिश उन लड़कों को देंगी, उस पर डिपेंड करेगा कि आप, हमारा आगे का समाज कैसा होगा। आपके माँ बाप आपको, आपके भाइयों को क्या परवरिश दे रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपका समाज कैसा है ना। तो आज जैसे हम लोग ये बात कर रहे हैं, तो ये बात आप ही तक नहीं होनी चाहिए, आपको इस पे डिस्कशन करना चाहिए, आपने अपने घर में भी इस पे डिस्कशन करना चाहिए, है ना। इतनी कि आपको बताया गया है, ये चीज आगे तक जाए ताकि इसका कुछ परिणाम हो, ना कि खाली ये बातें ही रह जाएं। और जब एक इक्वल समाज होता है, महिला भी काम करती है ना, कंट्रीब्यूट करती है। या तो वो कंट्रीब्यूट कैसे कर सकती है, या तो वो नौकरी कर रही है, पैसे ला रही है। दूसरा, अगर अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, अगर वो नहीं भी करना चाहती है काम, वो अपना घर संभालना चाहती है, कल आप चाहते हो कि आप अपने बच्चे देखो, तो एक पढ़ी लिखी महिला एक पढ़े लिखे बच्चे को आगे उसको विकसित कर सकती है ना। तो एक पढ़ा लिखा बच्चा होगा जो स्कूल जाएगा, जिसके जिसको सारी बातें वो सिखाएगी, तो एक बेटर सोसाइटी होगी। और क्योंकि वो पढ़ी लिखी है तो खान पान के बारे में भी उसको ज्यादा अच्छे से पता होगा, अपने फाइनेंसेस को भी वो ज्यादा अच्छे से देख सकती है। तो वो एक अपने आप में एक ज्यादा अच्छा घर संभाल सकती है, अपने बच्चों को ज्यादा अच्छे से संभाल सकती है, अपने घर वालों को संभाल सकती है, ताकि वो हेल्दी रहें मेंटली और फिजिकली दोनों, और पढ़ाई में भी एक्सेल करें, अच्छा करें। तो ये सारी चीजें सिर्फ जेंडर इक्वालिटी से आती हैं। इतनी छोटी चीज की बात हो रही है, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो पूरी सोसाइटी इससे बेटर होती है अगर हमारे यहाँ इक्वालिटी होती है ना। और इसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चल रहा है, आरकेएस के कार्यक्रम। हो सकता है आप लोगों में से भी कोई हो, उसमें एक पीयर एजुकेटर्स भी काम करते हैं, या फिर एक स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है जिसमें मैसेंजर बनाते हैं। तो बच्चों को पढ़ाया जाता है, सारी जो किशोर अवस्था से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी बताई जाती हैं। उसमें खान पान के बारे में बताया जाता है, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताया जाता है, यौन संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं और प्रजनन से संबंधित हैं वो सारी चीजों के बारे में बताया जाता है। मेंटल हेल्थ के बारे में भी, उसके बारे में बात की जाती है। और वायलेंस, अगर कोई इंजरी हो रही है उससे भी संबंधित बातें होती हैं, समझाया जाता है। और नशे से दूर रहने के तरीके, अगर कोई किसी को लत लगी है कैसे उससे हटना है, इसके बारे में भी
और जो कॉमन हमारे यहाँ बीमारियां हो रही हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं, वो आजकल सबसे ज्यादा हो रही हैं। अब किशोरावस्था में भी ऐसी बीमारियां होने लगी हैं जो हम सोचते थे कि बुढ़ापे से रिलेटेड हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, है ना। ये सारी बीमारियां जो हैं वो उनको आपके लेवल से ही कैसे शुरू से अपने को स्वस्थ रखना है कि आगे जाके ये बीमारियां ना हो। और उसके लिए हम लोगों के एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक होते हैं। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर आप जाओगे ना, तो वहां पे एक किशोरावस्था के लिए क्लिनिक होता है जहां पे हमारा एक काउंसलर रहता है जिससे आप बात कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की जेंडर इक्वालिटी, एनीथिंग, किसी चीज के भी बारे में बात करनी है, तो हमारी CHCs होती है ना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पे इस तरह के काउंसलर्स रहते हैं जो किशोरावस्था में जितनी भी बात प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में आपकी मदद करते हैं। तो सरकार ना बहुत सारी स्कीम्स चला रही है। एक तो यही हो गई, उसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं मिलके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला प्रोग्राम चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं, है ना? ये इसीलिए चला रहे हैं ताकि लड़कियां जो हैं वो आगे आएं, क्योंकि बहुत सारी जगहों में अभी भी लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं उतने अच्छे से। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बात आती है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम भी जेंडर इक्वालिटी का ही हिस्सा, अगर आप चाहो तो समझो उसको। क्योंकि अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे आज हम बात नहीं करेंगे तो एक इक्वल समाज हम नहीं बना सकते हैं। ये एक बायोलॉजिकल हमारे सिस्टम का हिस्सा है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन में कैसे क्या आपको दिक्कतें आती हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है, और कैसे उसको आसानी से मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है उससे संबंधित साफ सफाई रखना, और लोगों को उसके पीछे के आगे जागरूकता होनी चाहिए। लड़कों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल सी चीज है जो सबके साथ होती है ना। कोई इसमें किसी भी तरह की एबनॉर्मल चीज नहीं है, ये एक आम बात है। और मासिक धर्म होता है, हर महीने आता है, और इससे कोई रिलेटेड ना टबू है ना कुछ है। लेकिन हाँ ये है कि स्कूलों में साफ सफाई, टॉयलेट्स और ये सारी चीजें व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि आप मासिक धर्म को आराम से निभा सको। तो ये सब चीजों पे भी बहुत ध्यान रखना होता है, इसलिए मैं आज ये बात कर भी रही हूँ, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी का ये बहुत बड़ा पहलू है जो हमारे यहाँ अभी जिस पे काम चल ही रहा है। और आज जितने भी लड़के यहाँ बैठे हुए हैं वो भी मैं उनसे बात करना चाहती हूँ कि ये एक कोई किसी भी चीज का इसके साथ स्टिग्मा अटैच्ड नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल सी चीज है, नॉर्मल बात है। और आज मैं इस मंच से इतने सारे लोगों के सामने इसीलिए इसके बारे में बात कर रही हूँ। और उसके अलावा पोषण अभियान ये भी एक हिस्सा है। अगर हम सही से खाना पीना खिला रहे हैं, दे रहे हैं, और लोगों को बता रहे हैं कि कैसे सही से खाना है, तो दिस इज पार्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी। ये सारी छोटी छोटी चीजें हर लेवल पे थोड़ा 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 सब चीजों पे ध्यान देना है कि वो सारी चीजें इक्वल हैं, जेंडर के समान है, कि खाना भी, पढ़ना भी, सब तरह के हमारे नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज जो होती हैं उसमें दोनों लड़का या लड़की, महिला, आदमी सब समान होने चाहिए, है ना। और ये सारी चीजें जो स्कीम्स हैं और जो आज हम बातें कर रहे हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं, जो उसको अचीव करने में हमें मदद करेंगे। क्या होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? ये गोल्स ऐसे थे जो यूनाइटेड नेशन ने बनाए ताकि एक अच्छा समाज हम बना सकें। तो 2030 के लिए हमारे कुछ गोल्स हैं, 17 ऐसे गोल्स हैं। उसमें से 5वां गोल जो है वो जेंडर इक्वालिटी का गोल है। तो ये सारा जो जेंडर इक्वालिटी है ये हमारे देश में नहीं, ये पूरी दुनिया में एक अलग अलग लेवल्स पे जो है ये एक समस्या है। हर कोई इसमें अलग अलग लेवल पे है। कुछ चीजें हमारे यहाँ ज्यादा होंगी, कुछ चीजें किसी और देश में ज्यादा होंगी।
अब जैसे हमारे यहाँ थोड़ा इसमें ज्यादा इसलिए है कि हमारे समाज में माना जाता है कि लड़का होना ज्यादा अच्छा है ना। लड़का पैदा होता है तो लोग ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये सब चीजें अब बदल रही हैं। लेकिन एक धारणा है, और अभी भी बहुत सारी समाज में, बहुत सारी फैमिलीज में ये धारणा है कि लड़का होना जरूरी है, और लड़का, सब कोई चाहते हैं कि हमारा लड़का ही हो, और कम से कम एक लड़का तो हो ही। तो ये सारी धारणा और देशों में ये नहीं है, हमारे यहाँ है, क्योंकि इससे डाउरी से भी संबंध है, दहेज की प्रथा का भी संबंध इससे है। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें जा रही हैं, जैसे जैसे लड़कियां इक्वल राइट्स मिल रहे हैं, नौकरी कर रही हैं, अपने आप को खुद सक्षम बना रही हैं, तो समाज में भी हर किसी को समझ में आ रहा है कि लड़का और लड़की में अब बहुत ज्यादा अंतर रहा नहीं है, या अंतर नहीं रहा है। लड़का भी उतना ही कमाता है, लड़की भी उतना ही कमाती है। लड़की भी अपने माँ बाप का उतना ही ध्यान रख सकती है जितना लड़का देख सकता है, या दोनों ही नहीं रख सकते हैं, बराबर है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोगों ने पहले अगर कभी चाहा भी था कि मेरा लड़का ही होगा, तो आज वो भी समझ रहे हैं कि लड़की भी हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट है, और उतना ही हमारा ध्यान भी रखती है, ख्याल भी रखती है, और लड़की के होने से हमें कोई परेशानी नहीं है, फायदा ही हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे, जैसे जैसे हर आदमी सक्षम होगा, लड़का हो या लड़की हो, अपने अपने लेवल पे, और लड़कों को भी उतनी राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, उनको भी उतना ही, जो वो करना चाहते हैं उसमें उनको उतना ही राइट होना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि वो डांस करें, डिजाइनिंग करें, या कुछ और इस तरह का काम करें जिससे अभी तक हम ये मानते आए हैं कि वो लड़कियों का काम है, तो वो भी कर सकते हैं, है ना। वो भी इमोशनल हो सकते हैं, वो भी, उनको जब परेशानी होती है तो वो भी रो सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। ये सारे राइट्स हमें भी, महिलाओं को भी होनी चाहिए, आदमियों को भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, हमें इतना फ्रीडम होनी चाहिए कि जो हम चाहें हम कर सकें, लड़का हो या लड़की हो, और जो वो काम कर रही है उसकी उसको रिस्पेक्ट मिले, है ना। जो वो अपने आप में है, जैसी है, वो अपने काम के लिए, अपने आप के लिए उसको पूरा रिस्पेक्ट मिले, लड़का हो या लड़की हो। और ये सब फुलफिल करने के लिए अगर हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये कहने वाली बातें हैं, हम कोई भी गोल रखते हैं, जैसे एसडीजी में ही गोल रखते हैं, तो हम क्या, उसके क्या देखना क्या चाहते हैं, हमने क्या किया। तो एक तो मैंने बोल दिया कि दोनों को बराबर के अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, चांसेस दोनों के पास होनी चाहिए, कि स्कूल लड़की भी उतना ही जा सके, लड़का भी उतना ही जा सके, नौकरी में भी लड़का आ सके, लड़की आ सके, महिला, आदमी, पुरुष, सब, ये सब एक जैसी उनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, है ना। फिर जो घर में डोमेस्टिक वायलेंस है वो खत्म होनी चाहिए। तो उसके लिए भी, अगर घर में मारपीट हो रही है, महिला से मारपीट हो रही है, बच्ची से मारपीट हो रही है, तो उसके लिए भी कि वो जाके कहीं बता सके, अपनी बात रख सके, और ये सब चीजें खत्म हो सके। घर में भी एक, क्योंकि फिजिकली आदमी ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो महिला के लिए या लड़की के लिए दिक्कत होती है, क्योंकि वो फिजिकली उतनी स्ट्रांग नहीं होती, बायोलॉजिकली नहीं होती है। तो ये सब चीजें। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाइल्ड मैरिज जो है उसको खत्म करना। मतलब जो हमारा बना हुआ है कि 18 साल से पहले शादी नहीं हो सकती, तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कम उम्र में शादी होती है तो दिक्कत आती है बच्चा पैदा करने में, जान का खतरा भी हो सकता है बच्चों को। तो ये सब चीजों को देखते हुए चाइल्ड मैरिज हटाना, एक बच्चे को पूरा अपने 18 साल तक पढ़ाई लिखाई जो वो चाहता है पहले वो कर ले, फिर जब चाहे तब शादी करे, और शादी के बाद भी उसको इतना राइट होना चाहिए अपने शरीर पे कि वो खुद डिसाइड कर सके कि कब मुझे बच्चा भी पैदा करना है ना। तो उसका अपना हक, हर एक का अपना हक होना चाहिए कि वो फिजिकली वो क्या करना चाहता है अपनी शरीर से, कब बच्चा पैदा करना चाहता है, कब नहीं करना चाहता है, वो डिसाइड कर सके।
है ना। और कोई अगर कोई बात हो रही है, कहीं पे कुछ डिसीजन मेकिंग है, सब बैठ के मिल के, तो उसमें लड़कियों को भी उतना ही हक होना चाहिए अपनी बात रखने का, और उनकी बात भी रखी जानी चाहिए। तो ये सारी चीजों को बहुत जरूरी है कि हम लोग इस पे ध्यान दें। और इसके लिए प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए, मतलब लड़की को भी हक होना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी में हिस्से का। उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसको समान तनख्वाह मिलनी चाहिए, अगर वो समान काम कर रहे हैं तो समान तनख्वाह होनी चाहिए, और काम करने के लिए भी पूरी अपॉर्चुनिटीज हो रखी हैं। दूसरा एक चीज जो अभी बात की थी हमारी पहली बच्ची ने, इशिका, उसने कहा था कि घर में भाई तो बर्तन नहीं धोता है, लेकिन बहन धोती है, वो खुद धोती है। तो जो घर का काम है उसमें भी सबको बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर घर में काम हो रहा है तो हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, लड़का लड़की, सब जो हैं वो अपने हिस्से का काम करें। ये नहीं है कि सब एक ही माँ पे, महिला पे घर की सारा काम जो है वो जाए, क्योंकि अनपेड वर्क है, किसी तरीके का पैसा नहीं मिलता है इस काम का। तो ये काम जो है सबको मिलके करना चाहिए, ना कि एक आदमी को। और सबके लिए हेल्थ अपॉर्चुनिटीज भी बराबर होनी चाहिए। तो महिला के लिए भी हेल्थ अपॉर्चुनिटीज उतनी ही इम्पोर्टेंट होनी चाहिए जितनी एक मेल के लिए। तो फीमेल और मेल के लिए, तो अगर कोई बच्चा बीमार होता है तो ये नहीं कि लड़की को आप हॉस्पिटल नहीं ले जाओगे, सिर्फ लड़के को ले जाओगे। और लड़की है तो जब बच्चा होता है तो उसका सही जगह पे इलाज होना चाहिए, सही जगह पे चाइल्ड बर्थ के लिए उसके लिए जगह होनी चाहिए, हॉस्पिटल में पूरी सुविधाएं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम एक बहुत अच्छा समाज बना सकते हैं। और आप अपने घर में, यहाँ पे जो भी लड़के भी आज आए हैं, वो क्या कर सकते हो, आप लोग क्या क्या कर सकते हो। जैसे आज आपने सुना, तो घर में आप क्या कर सकते हो, घर में जाकर के जो घर के काम है उसमें मदद कर सकते हो, अपने भाई बहनों की मदद कर सकते हो, है ना। स्कूल वर्क में भी मदद करोगे तो दैट इज ऑल्सो देयर। लड़की अगर थोड़ा नहीं कर पा रही है, घर के कामों में उलझी है, कुछ और है, तो कम से कम उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी ले लो। और अगर वो पढ़ पढ़ने के लिए माँ बाप मना कर रहे हैं तो लड़के भी आगे आए कि मेरी बहन भी जो है वो, उसको उतना ही हक बनता है कि वो भी पढ़ने जाए, है ना। और आज ये इतनी बातें आप सुन के आए हो, दुनिया भर में सुन रहे हो, तो ये समझ के चलो कि आप, लड़के को भी समझना चाहिए कि जो मेरे साथ लोग पढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, उनको भी इतना ही हक होगा, तो हम सब ज्यादा अच्छे से रह सकते हैं, है ना। एक दूसरा अगर खेल करना चाहते हैं तो पार्टिसिपेट कराओ, भाई जा रहा है तो बहन को भी ले जाएगा अपने साथ, वो भी खेलेगी, वो क्यों घर में रहनी चाहिए। तो ये सब चीजें आप लोगों को आप अपने घर पे कर सकते हो। स्कूल में एक दूसरे को परेशान ना करो, है ना। एक दूसरे की शक्ल, सूरत, जेंडर, इस पे ध्यान ना दे के उसको एक इंसान की तरह देख के उसकी उतनी रिस्पेक्ट करना है। तो ये हर कोई आदमी अपने लेवल से कर सकता है, आप सब लोग कर सकते हो, है ना। और लड़कियों को सब खूब खेल कूद में पार्टिसिपेट करने में आप इनकरेज कर सकते हो। और हर एक आदमी जो है वो ये मान के चल सकता है कि कोई भी दूसरा इंसान है उसको इंसान की तरह लिया जाए, ना कि उसमें देखा जाए कि लड़का है लड़की है ना। और उतनी ही रिस्पेक्ट की जाए एज ए ह्यूमन बीइंग, और अपने को भी एज ए ह्यूमन बीइंग देखा जाए और दूसरे को भी एज ए ह्यूमन बीइंग देख करके आप उतनी ही रिस्पेक्ट उसकी करिए। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब मैं इसमें से आप में से बोलना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि आप आज, जैसे अभी आपने ये सब सुना, तो इसके आधार पे आप क्या करोगे, आज जाकर के अपने घर में आप क्या कर सकते हो कि आज का ये जो टॉपिक था इससे आपने क्या सीखा और क्या आप घर में जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बारी बारी से
मैं किसी से सुनना चाहूंगी, खासकर लड़कों से, जिनके बिना ये जेंडर इक्वालिटी वाला टॉपिक जो है वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो वो आज उन्होंने क्या सीखा यहाँ पर और क्या करने जा रहे हैं, व्हाट आर यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट, आप क्या करोगे घर जाके, आप क्या कर सकते हो? अपना नाम बताओ। मेरा नाम शिवानी राणा है। गुड मॉर्निंग शिवानी। बेटा बताओ आप क्या कहना चाहते हो? शिवानी कुछ कह रही हैं। मैम किस बारे में बोलना है? बेटा मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बताओ, आज आपने ये हमारा 1 घंटे का सेशन हुआ है, तो इसमें जाकर के आप क्या सोच रहे हो कि आप इसके आधार पे घर पे क्या करोगे या कुछ और कहीं पे क्या कर सकते हो कि ये जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सके? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। नाम बताओ बेटा। माय नेम इज कृष्णा। कृष्णा, वंडरफुल। आई थिंक क्लैप फॉर कृष्णा, क्योंकि वो पहला लड़का है जिसने आकर के आगे बोला है। सो बताओ, अपनी बात बताओ। मैम इस टॉपिक से हमें यह सीखने को मिला है कि हमें लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ, तो वो मैं यही पूछ रही हूँ कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो आप घर में जाकर के ऐसा कौन सा काम करोगे आज जो आपने टॉपिक सीखा है उससे, ताकि आपके या तो आपके घर में भेदभाव नहीं है, नहीं तो अगर किसी और के यहाँ है तो वो इम्प्रूव करने के लिए कि भेदभाव ना हो, आप क्या कर सकते हो अपने लेवल से? हमें लड़के और लड़कियों को समान अवसर देने चाहिए हर काम में। तो आप कैसे अवसर दोगे? अगर घर के काम है तो हमें लड़के और लड़कियों को बराबर का काम सौंपना चाहिए। आपके घर में लड़की हैं, बहन है आपकी कोई? नहीं। नहीं है। तो भाई हैं दो या अकेले हो? मैं भाई भी अकेला हूँ। हैं? अकेले हो। तो आप अकेला अपनी हूँ। मम्मी को क्या मदद करते हो? आप मम्मी को क्या मदद करते हो? अब आप अपनी मम्मी को मदद करना ना, वही तो होगा जेंडर इक्वालिटी, है ना? और अपने पापा के साथ करना मदद, तब होगी जेंडर इक्वालिटी। नहीं जी। सही बोल रहे हैं? और क्या कर सकते हो? स्कूल में क्या कर सकते हो? अगर कोई किसी को छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट बोल सकते हो, है ना? जी। और क्या कर सकते हो? हम उसे समझा सकते हैं कि आगे से हाँ, समझा और सकते हो, होशियार है ना? और आपके साथ वाले अगर खेल कूद में नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लड़कियां पीछे हटती हैं, इनकरेज कर सकते हो सब लोग, और एक अच्छा वातावरण बना सकते हो ताकि लड़कियां भी जो है उतना ही अच्छा फील करें, नॉर्मल फील करें जितना लड़के करते हैं, है ना? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच कृष्णा। वेलकम। तो आई थिंक एनी क्वेश्चंस, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, है ना? और अगर आपके सवाल हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आगे आपके कोई सवाल होंगे तो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के, या आपकी आरबीएसके की टीम अगर आती है, उसमें डॉक्टर्स आते हैं, उनसे भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। जो भी आप लोगों के सवाल होते हैं, कोई दिक्कत होती है तो इस तरीके की चीजें आप शेयर कर सकते हो और बात कर सकते हो उन लोगों से, ठीक है? सो बेहद संवेदनशील मुद्दा जेंडर समानता। बहुत धन्यवाद मैं आदरणीय ओझा मैम का करना चाहूँगी, और उससे भी ज़्यादा धन्यवाद आप सभी बच्चों का है जिन्होंने यहाँ पे क्वेश्चंस किए अपने, और अपनी जो उनके जिज्ञासा थी उसको आपने जो था वो मैम के समक्ष प्रस्तुत किया और सवाल जवाब भी किया। ये इतना संवेदनशील और बड़ा मुद्दा है। अगर हम पॉजिटिविटी के साथ देखें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां लड़का या लड़की के बीच में
भेद रह गया हो, मुझे लगता है कि लड़कियों के द्वारा या छात्राओं के द्वारा हर महकमे को, हर विभाग के अंदर उनका हस्तक्षेप हो चुका है, जो ये दर्शाता है कि जेंडर समानता किस तरीके से यहाँ पे ली जा रही है या सोची समझी जा रही है। अगर हम अपने दिमाग के सेटअप को खोलने की बात करें तो जेंडर केवल बर्तन धोने, झाड़ू पोछा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जेंडर उस बड़े से बड़े पद पे और उस बड़े से बड़े काम, चाहे वो सेना की बात अगर हम करें तो जिसे बखूबी हमारे यहाँ लड़कियां या छात्राएं जो आज पढ़ रही हैं और कल की भावी नागरिक हैं वो उसे निभा रही हैं। और कई जगह आप ऐसे देखने को मिलता है कि जहाँ ये भेद ही नहीं रह गया है कि खाना लड़के को बनाना है या लड़की को बनाना है या पुरुष को बनाना है या महिला को बनाना है। अगर स्कूल स्तर पे हम समानता की बात करें तो बस मेरा इतना निवेदन है, अगर इस जो ये पूरी वार्ता है इसमें हमारे जो भी विद्यालय जुड़े हैं, तो मेरा ये निवेदन रहेगा समस्त शिक्षक एवं शिक्षिकाओं से कि वे अगर यहाँ पे जो बॉयज़ हैं, क्योंकि बॉयज़ की प्रतिभागिता कम थोड़ी लग रही है, तो मेरा निवेदन है कि ये कोशिश करें कि ऐसे विषयों पे जब बात हो तो बॉयज़ भी हों, क्योंकि जब कोई भी वर्क करते हैं तो सहयोग होना चाहिए। और स्कूल स्तर पे जैसे बहुत अच्छी उस लड़के ने बात कही कि हम उनका सहयोग कर सकते हैं। जैसे घरों में होता है जब ये मानसिक धर्म की का वक्त होता है तो ये हमें पता होना चाहिए कि उस समय जो लड़की है वो किन परेशानियों से या किन बॉडी चेंजेस से बदल रही है, तो हमें उस समय उनकी क्या हेल्प करनी चाहिए। जैसे उन्हें वजन नहीं उठाना है तो वजन उठाने में है, वो भाग दौड़ कैसे कर सकती हैं, तो उनकी थोड़ी हेल्प करनी है। अगर घर में मेरी बहन है या तो मैं अपनी बहन को कैसे हेल्प कर सकता हूँ। अगर स्कूल स्तर पे अगर प्रोग्राम है, कंपटीशन है, तो क्या उसमें केवल लड़कियां ही रहेंगी। प्रार्थना स्थल की बात करें तो क्या वहाँ गाएंगे केवल लड़कियां? नहीं, वहाँ पे लड़के भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर जो लोक नृत्य और रोल प्ले की प्रतियोगिता होती है तो उसमें ज्यादातर भागीदारी जो होती है वो लड़कियों की होती है। तो हम किस तरीके से करें कि लड़के भी कल्चर में और आगे आ सके, कुछ इस तरीके से हम बातचीत कर सकते हैं। और पूरा इतिहास हमारे समक्ष जो है वो आदरणीय ओझा मैम ने रखा और बहुत ही सरल तरीके से हमारे आसपास ही विचरण करते हुए मैम ने समझाने की कोशिश करी और पूरे बॉडी के चेंजेस पे भी उन्होंने बात करी। तो ये सत्र जो है वो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं और हम लोग ठीक 12:15 बजे बच्चों धन्यवाद के साथ में कि हम ठीक यहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे और हमारे जो दूसरे संदर्भदाता हैं वो भी यहाँ पे आपसे बातचीत करेंगे। तो 10 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं आप लोगों से और उसके पश्चात हम पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और आदरणीय मैम का मैं पूरे विभाग की ओर से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच बेटा।